वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हरे कृष्णा। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राम को फॉलो करना है। तो राम को जब आप फॉलो करोगे तो आपको जो भी सवाल आपके हैं उनमें बिना कंफ्यूजन आप उसके राइट ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। उसी तरीके से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी जो टर्म्स और कंडीशन जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो भी आप विद इन 10 सेकेंड में आप क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत एक्सीलेंट फायदा आपको मिल रहेगा। जैसे कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ओवरऑल फिजिक्स के कंसेप्ट वो या तो वेक्टर से रिलेटेड होंगे या वो स्केलर से रिलेटेड होंगे। आपको सबसे पहले ये चाटना है कि जिस कंसेप्ट को आप समझने जा रहे हैं, जिस कंसेप्ट को आप जो है अप्लाई करने जा रहे हैं सवालों में, वो वेक्टर से रिलेटेड है कि स्केलर से रिलेटेड है। यदि वो वेक्टर से रिलेटेड है तो उसे अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में निश्चित दिशा होती है। और जब आप स्केलर से रिलेटेड यदि किसी कंसेप्ट को समझने जा रहे और उसे आप अप्लाई सवाल में करने जा रहे हैं तो उसमें, क्योंकि स्केलर वाले केस में निश्चित दिशा नहीं होती है, दिशा तो इसके माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि जो जो क्वांटिटी वेक्टर है, सदिश राशि है, उनकी डायरेक्शन आपको कॉमन लेनी पड़ेगी। यानी कि इस बात का यदि आप ध्यान दोगे तो बिना कंफ्यूजन आपका सही ऑप्शन अपने आप आने लगेगा। इसके माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि यदि आप सदिश राशि और अदिश राशि को पहचानना सीख गए तो ओवरऑल फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में और ओवरऑल फिजिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका उपयोग 100% फिजिक्स में। अब पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, यदि आपसे कहा गया है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो जो है स्लाइड कर रहा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताइए। हिंदी में बोला जाए तो उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की चाल बताइए। तो उसकी चाल को बताने के लिए आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप उसका आंसर आप देख के बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऑब्जर्व आप कहां से करें। तो हो सकता है कि आप अपने घर की बालकनी में खड़े होकर ऑब्जर्व करें। हो सकता है कि आप स्कूटी चलाते हुए उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है स्कूटी खड़ी है और उस पर बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप इनमें अंतर क्या है देखिएगा। आपका जो बालकनी है वो एक अलग फ्रेम है और जो स्कूटी है वो एक अलग फ्रेम है। इसलिए यहां पर यदि आप ऑब्जर्व किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट पे जब आप करेंगे तभी उसका आप आंसर दे पाएंगे। इसलिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जिसका उपयोग ओवरऑल फिजिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करने में और ओवरऑल फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने में इसका 100% उपयोग होगा। तो मैं थोड़ा सा फ्रेम रेफरेंस पर फोकस करूंगा बोर्ड पर।
उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और उससे कनेक्ट होइए। और जब आप कनेक्ट होगे तभी आपका बल्ब जलेगा, जलेगा तब लाइट आएगी, तो इसका मतलब एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आवाज आ रही है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। मान लीजिएगा एक बर्ड स्काई में फ्लाई कर रही है और आपको उसकी स्पीड के विषय में आंसर बताना है, तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। या मान लीजिएगा आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और दूसरी ट्रेन जो क्रॉस कर रही है उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको पहले आप उसकी स्पीड बताने के लिए उसे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व किसी ना किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट पे जब हम करते हैं तभी हम उसका आंसर देने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट एराइज हो जाता है। देखिएगा, जब जरूरत पड़ती है तभी हम उसके विषय में सोचते हैं, और जब हम सोचेंगे तो कनेक्ट होंगे, और जब कनेक्ट होंगे तो डेडिकेशन या कंसंट्रेशन आएगा, और नेचुरली उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के बाद प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। उसके माध्यम से हर एक लेवल का सवाल आप इजीली, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट एनी स्ट्रेस अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो आपने देखा, फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताने के लिए या दो बॉडी कोलाइड कर रही है, उसके कोलिजन के विषय में जो भी हैपनिंग हो रही है उसका आंसर बताने के लिए, या मान लीजिएगा एक कोई न्यूक्लियाई है, 12th का पार्ट लेते, न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जोड़ रहा है या टूट रहा है, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके कर रहा है, तो उसे भी आपको उसका करस्पॉन्डिंग आंसर बताने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बिना ऑब्जर्व किए आप उसका आंसर दे नहीं सकते हो। तो ऑब्जर्व आप कहां से करेंगे? वो किसी ना किसी फ्रेम से करेंगे, किसी ना किसी फ्रेम से करेंगे। तो हो सकता है कि जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हो सकता है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो घर की बालकनी हो सकता है आप ऑब्जर्व जहां से कर रहे हो वो स्कूटी से कर रहे हो, स्कूटी आप चला रहे हो सकता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो चॉपर पर बैठ के कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। तो जहां से आप ऑब्जर्व करेंगे उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके माध्यम से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उपयोग ओवर ऑफ फिनिश में कितना ज्यादा है। ये बात आपको क्लियर हुई? तो इस वजह से आप देखिए फ्रेम और रेफरेंस की कैटेगरी क्या हो सकती है। तो आप यहां पर आप देखें, आप जिस फ्रेम से ऑब्जर्व करके अपना आंसर बता रहे हैं वो फ्रेम हो सकता है रेस्ट पर हो। जैसा कि आप इस समय बैठे हैं, तो इस समय आप सभी बच्चे चेयर पर बैठे हैं, तो इस समय फ्रेम कैसा है? रेस्ट पर है। और हो सकता है कि आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, स्कूटी चलाते हुए कर रहे हो,
अब स्कूटी की जो स्टेट है, स्कूटी की जो अवस्था है, वो कैसी है? मोशन में है। तो आप जहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो या तो रेस्ट वाली कंडीशन में कर सकते हैं या मोशन की स्टेट में कर सकते हैं। तो यहां पर जहां पर आप रेस्ट पे है, इसका सेंस क्या है कि इस जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन नहीं, लेट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है। हिंदी में बोला जाए त्वरण, त्वरण 0 नहीं है, क्योंकि इस समय जहां पर आप बैठे हैं उस आप सभी बच्चों पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, लेकिन लेट फोर्स 0 है। जब लेट फोर्स 0 है तभी लेट एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है आप पर, लेट एक्सेलरेशन 0 है, तभी आप रेस्ट पर है। और इस फ्रेम को, इसका मतलब है नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्या कहने का मतलब इस बात का? इस फ्रेम को हमने नाम दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यदि आप इस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मोशन की स्टेट पे, इसका मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो नेट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज, इस फ्रेम को बेटा हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जीआईसी धारचूला बताइए कि जो टूवर्ड्स किसी ऑब्जेक्ट, मेरा वेट कहाँ की ओर काम कर रहा है? तो जब आपको जो कल वाले मेरे लेक्चर में वेट आप की प्रेजेंट डायरेक्शन थे, क्या है? कल जब किसने दिया? आवाज आ रही है आपकी? बोलिए थोड़ा आपके लाउडली क्लियर बोलिए थोड़ा। की पॉइंट्स क्लियर वेरी कैसे गुड होंगे मॉर्निंग। वो हम बताएंगे। गुड सर, मॉर्निंग। हमारा ठंडा भी बढ़िया क्या हो रहा है वहां पर? डायरेक्टली पॉइंट हम बताएंगे, केवल आपको उसे फॉलो करना है, आंसर निकल आएगा। ठंडा बढ़िया हो रहा है, वेरी गुड। तो दूसरा ये बताइए कि जो कल फॉर्मूला वाले लेक्चर में जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपको है, क्लियर है? कोई उसके डाउट तो बाद नहीं आप है हो बेटा? जाते हैं एक्सपर्ट और इसी बार आपका सर, डाउट होगा है। सिलेक्शन और वो भी डाउट है, होगा बताइए सुपर पहले डाउट ये क्लियर मेरा करें। आपका वादा है। लेकिन आप देखिए, जैसे कि मोशन का मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, सभी बच्चे आप लोग 12th में हैं, मोशन के बाद मैं 12th के चैप्टर को ले लूंगा ताकि आपका फायदा बोर्ड एग्जाम में भी बहुत जबरदस्त हो, एक रैपिड रिवीजन भी हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसी के साथ साथ नीट, यूजी और जेई का जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स वो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है? बिकॉज मोशन आपका चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं या मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, मोशन हर एक में होता है। इसलिए मोशन का कंसेप्ट क्लियर होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप देखिएगा मोशन कैसा हो, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन हो रहा हो। कहने का क्या मतलब है यार भाई, जरा देखो, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा हो, हमने रेड कलर से बनाया है, या मोशन आपका वर्टिकल लाइन पे हो, ऑन वर्टिकल लाइन। मतलब क्या है इसको भी देखो भाई, ये वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा हो, यह मोशन और कहां हो सकता है? इंक्लाइंड प्लेन पर, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन।
इसका मतलब क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे हो रहा हो, या मोशन कहां हो रहा हो, आप लोग कहां रहते हैं, हिल पे रह रहे हैं, मोशन ऑन हिल्स हो। ठीक है, जब मोशन हिल पर होगा, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से मोशन हो रहा हो। और यदि मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है, चाहे शेड लाइन पे, चाहे वर्टिकल लाइन पे, चाहे इंक्लाइंड प्लेन पे, चाहे मोशन हिल पर हो रहा हो, पूरी फिर से मैं लेके चल रहा हूं। यदि मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, डायरेक्शन का मतलब दिशा। यदि एक्सेलरेशन की कांस्टेंट है, तब स्ट्रेट लाइन पर मोशन का सवाल या वर्टिकल लाइन पर जो मोशन हो रहा है उससे रिलेटेड सवाल, या मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा उससे रिलेटेड सवाल, या मोशन हिल पे हो रहा उससे रिलेटेड सवाल, किससे निकलेगा, मोशन की इक्वेशन से। इनसे निकलेगा। अब यहां पर आप देखिए, हमको लगता है जितने बच्चे यहां पर अपीयर हो रहे हैं, इन सभी बच्चों को ये मोशन की इक्वेशन पता होंगी। जो भी बच्चा नीट यूजी में अपीयर होता है, उन सभी बच्चों को ये इक्वेशन पता होती है और ये पता है मोशन की इक्वेशन है, लेकिन सवाल नहीं लग पाता है, क्योंकि सवाल लगाने में आप लोग अपना दिमाग लगाते हैं, जबकि सवाल दिमाग लगाने से सॉल्व होता ही नहीं है। सवाल तो फॉलो करने से होता है। तो क्या फॉलो करेंगे, इसकी टर्म्स और कंडीशन। अब ध्यान देना, टर्म्स और कंडीशन क्या है। इन फॉर्मूले को जब हम सवाल में लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग केवल एक ही बार लगाया जाता है समझने में, उसके बाद दिमाग नहीं लगाया जाता है। क्या किया जाता है, उसकी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो किया जाता है। तो यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन इसकी क्या होगी जरा देखना, उस पे सभी बच्चे पेन मत चलाएं। अब जो बातें मैं बता रहा हूं भाई, बहुत ही खतरनाक और इंपल्सिव है, खतरनाक प्लस इंपल्सिव है। पहली बात, इनको जब हम सवाल में लगाएंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। पहली बात, सबसे पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये देख लो कौन कौन वेक्टर है और कौन कौन स्केलर है। सबसे पहले ये छाटो, सबसे पहले क्या छाटोगे, फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, जो भी इक्वेशन सवाल को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, उसमें सबसे पहले छाटो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन कौन वेक्टर है, कौन कौन स्केलर है, ये छाट लो। और जो जो वेक्टर है उनकी डायरेक्शन कॉमन ले लो। यानी कि पहला टर्म्स और कंडीशन में पहला पॉइंट है, ऑप्ट वेक्टर क्वांटिटीज ऑब्लिक स्केलर क्वांटिटीज in the left side and right side of an equation। यानी सबसे पहले आपको छाटना है उस फॉर्मूले में कौन कौन वेक्टर है
कौन कौन स्केलर है, और जो जो क्वांटिटी वेक्टर हैं उन सब की डायरेक्शन हमें कॉमन लेनी है। पहला पॉइंट हाथ खड़ा करके बताइए, क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करके सभी बच्चे बताएंगे कि यदि ये क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दे, और नहीं क्लियर है तो डाउन रखे। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले इस इक्वेशन को, सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? लेफ्ट साइड और राइट साइड में सबसे पहले देखोगे कि इसमें कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है, कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, और जो सदिश राशि है उन सब की डायरेक्शन कॉमन लेनी पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई? हाथ खड़ा कर दे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा नहीं, पूरा हाथ खड़ा करे। और ये बच्चे जो नीचे वाले कौन है? ये वाले नीचे वाला जो है बेताल घाट। आप कोई यहाँ पर ससुराल में नहीं आए हो भाई, या जो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, आप प्रॉपर, आप जो मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से कम्युनिकेट कीजिए ताकि मैं समझ सकूं, ठीक है? तो आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ये स्टैटिक है क्या? ये बच्चे स्टैटिक हैं? चलिए ना, नीचे वाले स्टैटिक में बेताल घाट, जीआईसी बेताल घाट। आपको ये बात क्लियर हुई? हाथ खड़ा करें। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड। अब ये ऊपर डोर, जीआईसी डोर, बेटा ये क्लियर हो गया? जीआईसी डोर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। बच्चों आप इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हो? आप लोगों को कब से पूछा जा रहा, हाथ खड़ा कीजिए आप। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ है तो आप चैट के माध्यम से अपना क्वेरी सेंड कर सकते हैं, या हैंड रेज करके बात कर सकते हैं आप। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट ये है कि जब इन इक्वेशन को, सवाल को सॉल्व करने के लिए जब हम लगाएंगे तो उस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड ये देखेंगे कौन कौन वेक्टर है, कौन कौन स्केलर है, और जो जो क्वांटिटी वेक्टर हैं उन सब की डायरेक्शन कॉमन लेनी पड़ेगी। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल में एस वेक्टर है, एस वेक्टर है, यू वेक्टर है, ए वेक्टर है और वी वेक्टर है। यानी कि इनको जब आप सवाल में लगाओगे तो एस, यू और ए की डायरेक्शन कॉमन लेनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे एस को डिस्टेंस समझते हैं। डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। 90% बच्चा ये समझता है एस इज द डिस्टेंस, इट इज नॉट अ डिस्टेंस। ये दूरी नहीं है, ये एस यहां पर विस्थापन होता है बेटा। विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब वर्टिकल लाइन से जब रेटा आप लोग सवाल निकालते हो, ये वाला कैमरा ऑन करना थोड़ा, ये वाला, ये हाँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा आना चाहिए ना फेस। हाँ, क्योंकि दोनों आना चाहिए ना, फेस भी आना चाहिए ना। हाँ जी, थोड़ा स्किप। अब आओ देखिए बेटा, जब स्ट्रेट लाइन पे सवाल है तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेंस एक जैसा है। लेकिन जब वर्टिकल लाइन से सवाल आता है और मैंने छत से किसी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर से वो नीचे आएगा, तो आप लोग यहां पर ये डिस्टेंस ले लेते हो, जबकि डिस्टेंस है ही नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है, यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा। ये और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होता है? इनिशियल टू फाइनल। आपने यहां से प्रोजेक्ट किया, ऊपर की तरफ गया, ये तो डिस्टेंस है।
ये डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर इसका ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे एस को डिस्टेंस समझ लेते हैं और ये समझना उनके लिए भारी हो जाता है और आता हुआ सवाल गलत हो जाता है और या कंफ्यूजन हो जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर आप देखिए, जब इस फॉर्मूले को सवाल में लगाएंगे तो एस, यू और ए की डायरेक्शन कॉमन होनी चाहिए। पहली वाली इक्वेशन जब सवाल में लगाओगे तो वी, यू और ए की डायरेक्शन कॉमन होनी चाहिए। तीसरी वाली इक्वेशन लगाओगे तो वी और यू और ए और एस की डायरेक्शन कॉमन होनी चाहिए। यदि आपने इसका ध्यान दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सवाल आपका विद इन 10 सेकेंड अपने आप आने लगेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरी बात में फिर यहां पे चेंज कीजिए, क्योंकि दोनों का है ना, इसलिए तो ये डिजिटल बोर्ड है। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब यहां पर आप देखिए, थोड़ा किसी बच्चे को करेक्ट कर दीजिएगा। ये इसी बच्चे को, ये आगे है या ऊपर वाले? जीआईसी डोर, थोड़ा सा कनेक्ट होइए बेटा। ये पहले जो था वो जिससे मैंने पूछा तो वो अच्छे बच्चे। जीआईसी डोर, बच्चों माइक लेके बात कीजिए सर से। आवाज आ रही है, आपको बोलो। जरा देखना, बड़ा ध्यान से देखना। सही बच्चों को दिखाई दे रहा है, पुलिस वाला है और पुलिस वाला आगे चोर है भाई, दौड़ रहा है। पुलिस वाला भी दौड़ रहा है भाई, पिस्टल लेके दौड़ रहा है पुलिस वाला, और दौड़ते दौड़ते पिस्टल फायर किया, पिस्टल से बुलेट फायर किया, सॉरी। दौड़ते दौड़ते पुलिस वाले ने क्या किया? पिस्टल से बुलेट को फायर किया। बुलेट जब फायर किया तो बुलेट निकलेगी। अब बुलेट पिस्टल से बाहर हुई अभी, तो बुलेट किस टाइम इसे हिट करेगी? ये टाइम आप बताएं, कौन सा टाइम पूछा गया है? बुलेट चोर को किस समय हिट करेगी, सवाल में पूछा गया है। ये टाइम एक्चुअल टाइम पूछा गया है कि रिलेटिव टाइम पूछा गया है? बताइए, बताइए बेटा। माइक कहाँ है? माइक कहाँ है बच्चे? सर रिलेटिव माइक को लाइए। दौड़ते हुए बुलेट क्या चल रही है? चल रही है। तो बुलेट जब चल रही तो कौन सा फ्रेम है? बुलेट रिलेटिव सर। इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? सर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल है। सर, तो non-inertial चलती है। जब, हाँ वेरी गुड। तो बुलेट जब चोर को लगेगी तो जो टाइम आएगा वो रिलेटिव टाइम आएगा कि एक्चुअल टाइम आएगा? सर रिलेटिव टाइम आएगा। रिलेटिव टाइम आएगा। वेरी गुड। इसका मतलब इस सवाल में टी रिलेटिव पूछा गया है। वेरी गुड। चलिए, अब मैंने दूसरा सवाल किया भाई। दूसरा सवाल मैंने किया, आपने, आपकी छत पर एक बंदर आ गया। आते हैं बंदर आपकी छत पर कि नहीं, पहले ये बताओ। आते हैं। आते हैं। तो बंदरों को मारने के लिए आप गुलेर का यूज करते हो और पत्थर मारते हो, उसे मारते हो कि नहीं? यस सर।
कभी कभी मारते हो? नहीं मारा कभी? मारा है कई बार। मारा है, ठीक है। तो हम आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने गुलेर से आप खड़े हो और गुलेर से पत्थर को आपने बंदर को मारा। वो पत्थर किस समय लगेगा बंदर को? अब ये बताइए। अब ये टाइम एक्चुअल पूछा है कि रिलेटिव? एक्चुअल टाइम जब पत्थर लगेगा। एक्चुअल पूछा है। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब बच्चे जो है ना बड़ा सीरियस होकर सुन रहे हैं। एक्चुअल टाइम पूछा है, वेरी गुड। अब यहां पर आप देखिएगा ये मोशन का सवाल है। बैठो नहीं यार, बैठो नहीं भाई, बैठो नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसने बोला आप बैठ जाइए। तो आपसे पता चल गया टी रिलेटिव। अब सवाल मोशन का है, मोशन की इक्वेशन से सॉल्व होगा। अब आप देखिए कौन सी इक्वेशन लगेगी। फॉर एग्जाम्पल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप ध्यान देना बेटा, टी चाहिए, टी रिलेटिव चाहिए। टी दो इक्वेशन में आता है, पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी। अब आप देखिए पहली इक्वेशन में भी आता है और दूसरी इक्वेशन में भी आता है। तो आप देखिएगा टी रिलेटिव जब आपको निकालना है, समझना, टी रिलेटिव जब आपको निकालना है तो आपको ए यू और एस पता होना चाहिए। एस यू और ए पता होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? एक इक्वेशन में एक ही अननोन तो होना चाहिए। हाँ, तो आपका टी जब रिलेटिव, ध्यान देना बेटा, तो ए रिलेटिव लेना पड़ेगा, यू भी रिलेटिव लेना पड़ेगा और एस भी रिलेटिव लेना पड़ेगा। यदि आपने इस बात का ध्यान दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो आपका आंसर सही अपने आप आने लगेगा। यानी कि जो आपका अननोन है, यदि वो रिलेटिव पूछा गया है तो जो नॉन है वो भी रिलेटिव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस और नो में आंसर दीजिए। यस सर। क्या होने चाहिए, रिलेटिव की नॉन रिलेटिव? रिलेटिव। रिलेटिव होना चाहिए। यदि आपसे टाइम रिलेटिव पूछा गया है तो नॉन में एस यू और ए है, तो ए भी रिलेटिव लेना होगा, यू भी रिलेटिव लेना होगा, एस भी रिलेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? अब यहां पर आप देखें, यदि वो टी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पूछा जाता तो एस को, यू को और ए को हमें किसके रिस्पेक्ट पे लेना पड़ता, बताइए? नॉन रिलेटिव। नहीं, यदि हमने टाइम को ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे मैं पूछ रहा हूं तो एस यू और ए किस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे आपको लेना पड़ेगा सवाल में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। अननोन जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे पूछा गया है, नॉन भी उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट पे लेना पड़ेगा। यदि आप नहीं लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा और ऑप्शन आपको गलत वाला मिलेगा और आपको 4 नंबर मिलने की बजाय 5 नंबर से आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि -1 नंबर मिलेगा। तो यहां पर आप क्या सीखे कि जो भी आपसे पूछा गया है वो एक्चुअल पूछा जा रहा है कि रिलेटिव पूछा जा रहा है। यदि एक्चुअल पूछा जा रहा है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है, तो जो नॉन है वो भी किसके रिस्पेक्ट पे होने चाहिए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए। यदि अननोन रिलेटिव पूछा जा रहा है तो जितने भी नॉन है वो किसके फ्रेम के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए? रिलेटिव होने चाहिए। लेकिन सवाल में क्या होगा, आपको गुमराह कर देगा, वो आपको रिलेटिव देगा ही नहीं, ठीक है। और जब नहीं देगा आप पुट करोगे, आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन आप खुश हो जाओगे क्योंकि आपने निकाला है। रिजल्ट जब आएगा आपका रहेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट ये बताता है कि आप जो आपसे पूछा जा रहा है, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है, वो अदर नॉन जो है उसी फ्रेम पर आपको लेना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट पे पहले निकालनी पड़ेगी, फिर पुट करेंगे इक्वेशन में, फिर सॉल्व करेंगे, तभी आपका सही आंसर आएगा। अन्यथा आंसर कैसा आएगा, सही कि गलत? गलत आंसर आएगा, रॉन्ग आंसर। गलत आएगा। तो आपको जब
मान लो आपसे पूछा गया है टाइम ट्रेंड के रिस्पेक्ट पे, तो एस यू और ए किस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे होना चाहिए? यदि टाइम ट्रेंड के रिस्पेक्ट पे पूछा गया है तो एस यू और किस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए बेटा? बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपको। यदि आपसे टाइम पूछा गया है ट्रेन के रिस्पेक्ट पे, यदि आपसे टाइम पूछा गया है ट्रेन के रिस्पेक्ट पे, तो एस यू और ए किस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे होना चाहिए? सर नो इन्वेंशन। आवाज नहीं आ रही। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, यदि टाइम आपसे ट्रेन के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है तो एस यू और ए किस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे होना चाहिए बेटा? सर वास्तविक। नहीं, ट्रेन के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है तो सब कुछ ट्रेन के रिस्पेक्ट पे होना चाहिए। यदि आपको टी रिलेटिव पूछा जा रहा है, यदि आपको टी रिलेटिव पूछा जा रहा है तो आपका सभी नॉन क्या होने चाहिए? रिलेटिव की नहीं होने चाहिए? बोलिए, रिलेटिव होना चाहिए। यदि आपको ट्रेन के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है तो एस यू और ए क्या होने चाहिए? रिलेटिव की नॉन रिलेटिव? फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, टाइम यदि आपको ट्रेन के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है तो एस यू और ए को ट्रेन के रिस्पेक्ट पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और सवाल में नहीं दिया होगा तो आपको पहले उस फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? कन्वर्ट करेंगे एक बार। कन्वर्ट तो ये हम कल बताएंगे। कल हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से यदि आपसे टाइम पूछा जा रहा है ट्रेन के रिस्पेक्ट पे, एस यू और ए भी ट्रेन के रिस्पेक्ट पे होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया होगा सवाल में तो हम कैसे कन्वर्ट करके हम ट्रेन के रिस्पेक्ट पे उसे लाएंगे, फिर हम पुट करके सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आज हमने एक कंसेप्ट आपको क्लियर किया, रिलेटिव, और उस रिलेटिव कंसेप्ट के माध्यम से आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी उसका यूज कर सकते हो और उसी तरीके से फिजिक्स के हर एक फॉर्मूले को बिना कंफ्यूजन अप्लाई करने में भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके सही आंसर आएंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा क्लास है बैठिए बैठिए बेटा। थैंक यू सर। तो आज की क्लास को हम यहां पर ही हम विराम करते हैं। आज की क्लास को यहां पर ही हम ऑफ करते हैं। हमारा आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि राम बनने की कोशिश ना करें, केवल राम को फॉलो करेंगे, उसी में आपका काम हो जाएगा और आपका जो सिलेक्शन है वो टॉप रैंक के साथ होगा, क्योंकि हम दे रहे हैं, विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं। सही मार्गदर्शन राम को विभीषण ने दिया था और हम पावर भी अपनी तरफ से लगा रहे हैं, और आप भी पावर लगाओगे तो विभीषण के द्वारा दिया हुआ सही मार्गदर्शन और राम ने जो प्रे किया था वो पावर, उन दोनों का जो सुपर पोजिशन हुआ, तभी राम युद्ध को जीते। और यही काम आपको करना है। आज हमने आज और कल, आज वाले लेक्चर और कल वाले लेक्चर में 2 बातें बताई जिसका उपयोग पूरी फिजिक्स में है। वो ड्राइवर है। यदि हमने कोई कंप्यूटर लिया और मैंने प्रिंटर डायरेक्ट अटैच कर दिया उससे, और प्रिंट में कर रहा हूं तो प्रिंट देगा कंप्यूटर नहीं, क्योंकि ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं। उस ड्राइवर में सबसे पहले हमने आपको बताया वेक्टर और स्केलर पहचानना सीखो, और उसका उपयोग सवालों में और कंसेप्ट में कैसे करेंगे वो हमने आपको बता दिया। हर कंसेप्ट आपका इजी हो जाएगा, हर फॉर्मूले को इजीली आप लगा लेंगे। दूसरा हमने आपको बताया कि ऑब्जर्व करके आप आंसर दोगे। जब ऑब्जर्व करके आप आंसर दोगे तो कौन सा फ्रेम है पता कर लोगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है, एक्चुअल पूछा जा रहा है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। यदि मोशन की स्टेट में फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल है, मतलब है वो रिलेटिव पूछा जा रहा है। तो यदि रिलेटिव पूछा जा रहा है तो जो भी नॉन है उस इक्वेशन में वो सब रिलेटिव होने चाहिए।
और यदि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पूछा जा रहा है तो जो भी नॉन है वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए, लेकिन सवाल में नहीं दिया होगा। अब सवाल में नहीं दिया होगा तो बच्चे क्या करते हैं, आप लोग सीधा रख देते हो, आंसर आ जाता है लेकिन गलत आ जाता है। तो कल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में बदले। क्यों बदले? ताकि यदि आपसे ट्रेन के रिस्पेक्ट पे टाइम पूछा जा रहा है तो यूवी ट्रेन के रिस्पेक्ट पे चाहिए। वो कल मैं आपको टेक्निक बताऊंगा और वो टेक्निक का नाम है रामबाण टेक्निक, और इसका माध्यम से कोई पेन नहीं उठाना है, केवल देखना, इमीडिएटली एक्शन में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, हम एक बच्ची ने मेरे से पूछा था कि कंसेप्ट को तो हम समझ गए वेक्टर और स्केलर, लेकिन देख के कैसे पहचाने कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है जिसमें कंसेप्ट न लगाना पड़े। तो ये भी रामबाण टेक्निक हम कल आपको वाले लेक्चर में ये भी आपको हम समझा देंगे कि देख के ही पहचान जाए कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो आज की क्लास को यहाँ पे ही हम ऑफ करते हैं। केवल हमारा निवेदन एक ही है कि राम को फॉलो करेंगे तो कल्याण आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है डॉक्टर वाना सर की है, वो यानी कि वो बायोलॉजी में जो आप लोग रट्टा मारते हो थ्योरी है, वो ऐसा तरीका ऐसा टेक्निक आपको बताएंगे डायग्राम के द्वारा जिससे आप रटने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे डायग्राम के द्वारा उस प्रोसेस को समझ जाएंगे और थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम आपको फील होती है जिससे आप रट के अटेम्प्ट करते हो बायोलॉजी में, वो इजीली आप अपने आप लिखने के लिए कैपेबल भी हो जाओगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें बिना कंफ्यूजन आप राइट ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से लेक्चर सुनने की आवश्यकता है और जो डाउट है उसे पूछने की आवश्यकता है। तो कितने बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे ध्यान से बायोलॉजी को पढ़ेंगे? एक दो। ये जो ऊपर जो है कौन सी है? ये मदन नेगी है ना। हाथ खड़ा करें। बायोलॉजी की क्लास को कौन सीरियस होके पढ़ना चाहेगा जिसके माध्यम से आपको कुछ भी नहीं रटना है बायोलॉजी में, केवल डायग्राम से ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप सीधे आंसर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास डॉक्टर राजीव वारा सर की है। ठीक है, वो आपको टिप्स और टेक्निक बताएंगे और जो भी टॉपिक है वो मेरे को नहीं पता है कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वारा सर एक बार आइए, शुरू कर दे, है ना।